सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कशन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया हुआ, फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड उसके बाद अगर क्या इसका आंसर डेफिनेटिवली हम दे पा रहे हैं यस या नो में, ठीक है, कि इज़ एक्स एन इंटीजर, तो इसका एक आंसर होना चाहिए कि यस एक्स एन इंटीजर, या फिर नो एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स इंटीजर भी है नहीं भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियरली पता होना चाहिए कि एक्स इंटीजर है या एक्स इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो अब पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो क्या इसके बेसिस पे मैं कुछ बता सकती हूँ, एक्स डिवाइडेड बाई 3 नॉट एन इंटीजर, तो एक्स डिवाइडेड बाई 3 है, ये इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। ये हमको बोल रहा है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसके बेसिस पे बताना है कि क्या मैं ये डिराइव कर सकती हूँ कि एक्स इंटीजर है कि नहीं। तो अब देख, वैल्यूज पुट करके रखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि एक्स इंटीजर आ रहा है या नहीं। तो एक्स बाई 3 है वो हमेशा नॉट एन इंटीजर होना चाहिए। तो एक्स की जगह पे चलो तो एक्स की जगह पर कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स इजिकल्स टू 5, ठीक है। तो 5/3 तो नॉट एन इंटीजर, हाँ ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और अब क्या इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि क्या एक्स इंटीजर है, तो हाँ यहाँ पर 5 तो इंटीजर है ना। पर अगर मैं एक्स का वैल्यू 1/5 रखूँ तो x/3 क्या होगा, 1/5 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 15, तो नॉट एन इंटीजर। इसके लिए भी ये नॉट एन इंटीजर आ गया है ना। तो यहाँ पर तो लेकिन ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। तो क्या एक्स इंटीजर है, तो यहाँ इसके बेसिस पे तो इंटीजर है हो रहा है, और यहाँ पे इसके बेसिस पे देखो तो 1/5 कहाँ इंटीजर है, तो नहीं। तो यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, तो हम डेफिनेटिवली तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे नहीं कर सकते आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3x इज़ एन इंटीजर, तो 3x है वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कुछ रख के देखते हैं। x का वैल्यू चलो मैं 3 रख के देखती हूँ, ठीक है। तो 3x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 × 3 तो 3 6 3 9, तो यस ये तो इंटीजर है, तो चलो सेटिस्फाई कर गया। x का वैल्यू अगर नॉट एन इंटीजर रखो तो सेटिस्फाई करता है या नहीं देखते हैं, ठीक है। 3x इजिकल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ये तो कैंसिल हो गया, ये अगेन इंटीजर आ गया, तो ये इसके लिए भी सेटिस्फाई कर दिया। x इजिकल्स टू 3 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इजिकल्स टू 1/3 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन मैं क्लियरली नहीं बोल सकती कि x है वो इंटीजर है या नहीं है, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू रखूँ मैं, वो सेटिस्फाई कर दे रहा है कि नॉट एन इंटीजर, तो दो आंसर तो हो नहीं सकता। अब अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूँ तो अगेन वही डायलेमा होगा कि यस एक्स एन इंटीजर, एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, तो आंसर नहीं कर सकती मैं दोनों को कंबाइन करने के बाद भी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो समझ आ गया ना कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जब भी अगर इंटीजर है या नहीं ये पूछता है तो हमको क्या करना होता है, एक इंटीजर की वैल्यू रख के चेक करना होता है, या दूसरा जो वैल्यू रखोगे आप वो नॉट एन इंटीजर वाला, अगर उसके लिए दोनों में ही सेटिस्फाई कर गया तब तो वो क्या होगा कि हम क्लियरली नहीं बता सकते। बट अगर किसी एक के लिए सेटिस्फाई किया तब हाँ वो क्लियरली बता रहा है कि यस डेफिनेटिवली कि ये चीज़ है करके, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%। इंक्रीज किया गया है प्राइस का, किसी कोई भी एक सर्टन आइटम में 25% इंक्रीज हुआ है। देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%। तो पहले मान लेते हैं कि वो कोई भी अगर सर्टन आइटम है उसका प्राइस 100 था, 25% इंक्रीज़ किए तो 125 प्राइस हो गया। अब डिक्रीज़ कर दिए 20%, तो 125 से 20% डिक्रीज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 10 5 2 10 5 5 6 25, तो 25 ड्रॉप हो जाएगा तो 100 हो गया प्राइस, है ना। एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 10%, अगेन इंक्रीज कर दिया 10%, तो 110। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, तो रिजल्टेंट कितना इंक्रीज हुआ, तो इनिशियल प्राइस क्या था उसका 100, अब फाइनल प्राइस कितना है 110, तो 10% इंक्रीज। रिजल्टेंट इंक्रीज कितना है 10%, राइट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो नहीं है, this one. The letters A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. A and E के बीच में exactly 2 लेटर हैं।
हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लोग हैं तो 5 प्लेसेस हैं। जब भी ये बोले कि ए एंड ई के बीच में 2 लोग हैं, ओके, तो इसका मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ऐसा, ठीक है, अभी भी तो ए एंड ई के बीच में 2 लोग हैं, तो ये वाला कंडीशन भी हमेशा याद रखना। 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 हो गए, तो 5वां इधर आ सकता है या 5वां इधर आ सकता है। फिर इसमें भी और कंडीशन बन जाएगा कि ए ऐसा करके इधर आ सकता है, तो इसको हम 2 कंडीशन में ही करके ट्राई करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में ई रख दिया, एक बार इधर ये रख दिया, फिर ई को अभी इधर ही रखा, फिर ये, क्योंकि हम इसको काउंट कर लेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इनके ए और ई एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर वाला हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो 2 केस बन रहा है, 2 केस के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या तो ये केस बनेगा, ठीक है। इस केस के लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, जो 3 लेटर है वो अपने आप को इन तीनों प्लेसेस पर अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से, और ए एंड ई एक दूसरे के प्लेसेस पर इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। तो कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब इसके लिए, इस केस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। सेम जो 3 लेटर्स है अपने आप को इन 3 प्लेसेस पे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और ये एंड, ठीक है, तो एंड ए एंड ई है वो एक दूसरे को 2 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं इंटरचेंज, तो अगेन यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। अब ये भी केस हो सकता है या ये केस हो सकता है, या तो क्या करूँगी मैं, ऐड करूँगी, है ना। तो 24 12 दूनी 24, तो ये 24 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये रिलेशन वाला दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इज जैड ब्रदर ऑफ एक्स, इज जैड ब्रदर ऑफ एक्स, ब्रदर है या नहीं एक्स का, ये एकदम बताना है कि यस जैड इज़ ब्रदर, या फिर डेफिनेटिवली आपको पता होना चाहिए कि नो जैड इज़ नॉट ब्रदर, ओके। तो अब स्टेटमेंट 1 से देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं या नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट 1 के इन्फॉर्म को यूज़ करना है, ओके। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज़ ब्रदर ऑफ जेड, वाई इज़ ब्रदर ऑफ जेड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जेड ब्रदर है एक्स का, नहीं बोल सकती ना, जेड क्या पता सिस्टर हो तो ब्रदर हो, ये ज़रूरी थोड़ी है, हमको नहीं पता है इसका जेंडर, सो वी कांट से कि जेड ब्रदर है ना। सिस्टर भी हो सकती है, तो ब्रदर भी हो सकती है, यस हो सकती है, पर अगर सिस्टर हुई तो नो, तो हम अभी एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते विथ सर्टेनिटी कि येस जेड इज़ ब्रदर, तो अभी तो S1 की बेसिस पे तो हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 2, जहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स। अब चलो ये भाई बहन है, बट कौन भाई है कौन बहन है हमको नहीं पता अभी, है ना। जेड का जेंडर तो अभी भी नहीं पता अपने को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जेड ब्रदर है एक्स का, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है जेड का जेंडर, इधर तो एक्स का भी जेंडर नहीं पता है, तो वी कांट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द S2 स्टेटमेंट, राइट। फिर क्या मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो क्या आंसर कर पाऊँगी क्या, तो अगेन जब मैं दोनों को कंबाइन करती भी हूँ तो भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जेड का जेंडर ना तो स्टेटमेंट 1 में पता है मुझे, और ना ही जेड का स्टेटमेंट मतलब जेड का जेंडर क्या है ये पता है स्टेटमेंट 2 में, बट हमको आंसर करने के लिए जेड का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि वो ब्रदर है, बट दोनों में कहीं पर भी हमको नहीं पता चल रहा है। ये सिबलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टर है ब्रदर है, नहीं पता चल रहा है, सो वी कांट आंसर इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट। सो व्हाट विल बी द आंसर, both statement 1 statement 2 are not sufficient to answer the question, ठीक है, this will be the correct answer। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। On one side of 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड, कितने प्लांट कर रहे हैं, पहले तो रोड का लेंथ कितना, 1.01 किलोमीटर का लेंथ है रोड का, और प्लांट कितने लगाने हैं अपने को, प्लांट्स लगाने हैं 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स होंगे, P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे करते करते होंगे, तो इन पाँचों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा टोटल, ये पूछ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हमको ये तो पता हो कि एक मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स के बीच का गैप कितना है, तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है,
1.01 किलोमीटर, 1.01 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं 1000 मीटर, राइट। अब प्लांट कितने लगाने हैं हमको 101, बट हमको तो क्या कैलकुलेट करना है, हमको तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, मतलब गैप कितना है। तो अगर मैं 100 प्लांट लगाऊँ, 101 प्लांट लगाऊँ तो गैप कितना होगा, 100 गैप होगा, है ना। देखो 3 अगर मैं प्लांट लगाती थी तो कितना गैप हुआ, 1 और 2। तो हम 100 प्लांट लगाऊंगी तो 101 प्लांट लगा रही हूँ तो 100 गैप होंगे, तो यहाँ पर रख दो। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये गैप निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, गैप का डिस्टेंस कितना है वो निकाल रही हूँ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे में आ जाएगा 100, है ना। कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया, ये गया, फिर कितना आ गया 10.1 होगा, है ना। 10.1 मीटर विल बी द डिस्टेंस। अब 5 प्लांट के बीच में कितना गैप होगा टोटल, तो ये 10.1 10.1 10.1 10.1, तो 4 बार आया ना, 10.1 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस विल बी 40.4। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर कैच है वही कि यहाँ पर 101 से डिवाइड नहीं कर देना, हमको तो गैप निकालना है ना कि प्लांट, है ना। वही था, वहीं पर ही मिस्टेक किया जा सकता था। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए एंड बी एंड सी ये 3 अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पर ए से बी के बीच में 3 रोड्स है, ए से बी के बीच में 3 रोड्स है, एंड बी टू सी के बीच में, एंड फ्रॉम बी टू सी 4 डिफरेंट रोड्स बिटवीन बी टू सी। बी से सी के बीच में 4 डिफरेंट रोड है, 1 2 3 4, ठीक। फिर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी, 1 2 3, ठीक। फिर इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी अगर किसी को जाना होगा तो कितने डिफरेंट तरीके से आप जा सकते हैं यूजिंग दीज रोड्स। तो एक तरीका तो क्या है कि आप ए से सी डायरेक्टली चले जाओ, तो ये केस 1 हो जाएगा। दूसरा केस क्या कि आप ए से सी जा रहे हो, बी से होते हुए जा रहे हो, थ्रो बी, ठीक है, तो आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, बी से क्रॉस करते हुए। तो ए से सी जाने के कितने तरीके हैं अपने पास, 1 2 3, 3 वेज है ना। ए से सी तो पहुंच गए ना। अब दूसरा तरीका क्या है, तो या तो ए टू सी जाओ, या तो ए से सी जाओ बी के होते हुए, तो इधर प्लस आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, 3, और उसके बाद फिर बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, 4। तो अभी तक सी पहुँचे नहीं है ना, तो एंड आएगा, ए से बी जाने के तरीके 3 एंड बी से सी जाने के तरीके कितने हैं, 4, तो ये 12 हो जाएगा। अब या तो आप ए से सी गए, या ए से बी थ्रो सी, ए से सी गए थ्रो बी, तो दोनों में क्या हो गया, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे, तो दोनों में ऐड हो जाएगा। 3 तरीका इसका, 12 तरीके इसके, तो 15 तरीके हो जाएंगे। तो 15 तरीके से आप जा सकते हो, है ना। अब अगला क्वेश्चन, ए हैज़ सम कॉइन्स, ए गिव्स हाफ। अच्छा, इसको थोड़ा जगह चाहिए होगा, किधर लिखेंगे, इधर ग्रीन करता है, राइट। ए हैज़ सम कॉइन्स, तो ए है उसके पास कोई कॉइन्स है, ही गेव हाफ ऑफ दी कॉइन्स, ए के पास मान लेते हैं एक्स कॉइन्स है। अब ए ने क्या किया, ए ने ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर, हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी, ये बी को दे दिए। फिर बी ने क्या किया, उसके पास जितना था, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू सी, x/2 + 2, पहले इसको हाफ कर लेते हैं, इसका हाफ +2 सी को दिए। फिर सी ने क्या किया, डी को दिया उसका हाफ जो इसके पास था, तो ये इतना सी के पास था, तो सी के पास कितना था, x/2 + 2 2 + 2। अब इसका हाफ किया डी ने, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, है ना, 2 मोर टू डी। द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जो डी के पास है वो कितना है, ये है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 10 ही होता है ना। हाउ मैनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगनिंग, तो ए के पास कितना था, एक्स कॉइन था, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली,
तो कैसे कैलकुलेट कर लेना आप बस। एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 4, तो ये 4 हो जाएगा, फिर इस 2 को इधर लेके आ जाना तो ये 20 हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये तो ये ब्रैकेट वाला था, प्लस ये 4 हो गया था जब हमने एलसीएम लिया था। तो ठीक है, अब थोड़ा और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर अगेन एलसीएम लेंगे तो ये हो गया प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। फिर ये इधर गया तो 32, और साथ में ही इसको एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, फिर ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 12, दिस विल बी 2, इसके बाद 28 और ये x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये 4 से माइनस हो गया ना, ठीक है। फिर 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 x प्लस 4, 16 2 4 5, अब ये माइनस कर लेते हैं तो 52, तो 52 होंगे x a के पास, है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन दी सीरीज ए बी सी देन ए बी, तो ये 1 दे देते हैं, यहाँ पर ए बी तो 2, ए बी सी 3, ए बी सी डी 4, ए बी सी डी ई एफ, इसे ए बी सी डी ई 5, ठीक है। विच लेटर अपेयर्स एट द 100th प्लेस, तो 100th प्लेस पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो हमको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि जब 1 था तो 1 पे एक पैटर्न ख़त्म हुआ, फिर ए बी पे मतलब सेकेंड पे एक पैटर्न ख़त्म हुआ, तो ऐसा चलता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला हमको पता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हैं हम कि 100th प्लेस कहाँ पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं n का वैल्यू 20 रखती हूँ, चलो 20, तो ये 21 हो जाएगा n का वैल्यू 20 रखने पे, है ना। तो 2 एकम 2, तो 210, ये तो 110 मतलब 100 से ज़्यादा आगे बढ़ गए तो कम करना पड़ेगा। n की वैल्यू रखते हैं 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 55 आ गया। थोड़ा बढ़ाते हैं तो n की वैल्यू 15 रखते हैं, चलो। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 8 16, 8 5 6 40, 8 1 8, 9 10 11 12, 120 हो रहा है, मतलब कि इससे और कम रखना पड़ेगा। n इज इक्वस टू 13 रखते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 14 7 14 7 21 7 8 9, तो ये 91 आ गया, ठीक है। अब 100 आएगा, ये n इज इक्वल टू 40 रखूँगी तो आ जाएगा 100, है ना, इसी के अंदर में। 2 7 14 7 5 35 7 7 8 9 10, हाँ, तो ये 105। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं n इज इक्वल टू 30 रख रही हूँ तो एक ये जो पैटर्न है वो 91 पे ख़त्म हो जाएगा। हमको जाना है 100th प्लेस पे, मतलब जो नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा होगा वो 92 से 105 पे अगला पैटर्न ख़त्म हो रहा है, तो 105 तक का चल रहा होगा। तो 92 से स्टार्ट होते हुए 105 पे एंड हो रहा है, तो 92 पे ए आया होगा। तो ऐसे ही करते हुए मुझे 92 से 100 तक का जाना है। तो 92 93 94 95 96 97 98 99 100, 92 पे ए था तो बी सी डी ई एफ जी एच आई विल बी एट दी 100th प्लेस। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ना कैसे करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर 100th लाई कर रहा है। तो 100 तो इन्हीं दोनों n की वैल्यू के बीच आएगा, n इज इक्वल्स टू 13 एंड n इज इक्वल्स टू 14। n इज इक्वल्स टू 13 था तो पैटर्न एंड हो रहा था 91 पे, फिर जो नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा होगा वो डेफिनेटली 92 से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि अगला पैटर्न 105 पे एंड हो रहा है, ठीक है, 105 पे एंड हो रहा है। तो 92 से 105 तक का वो पैटर्न चल रहा होगा, है ना। तो उसी में से हमने 100th प्लेस पे क्या होगा वो फाइंड आउट कर लिया था, राइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पर्सन्स ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू
Not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 behind A, what could be the minimum number of a person in the queue? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, ठीक है। क्या क्या बोला, 3 पर्सन है ए बी सी स्टैंडिंग इन अ क्यू, नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर 4 पर्सन है बिटवीन ए एंड बी के बीच में 1 2 3 4। अब क्या कर रहे हैं, 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में 7 पर्सन, अगर मैं इधर करूँ तब मिनिमम कहाँ होंगे, तब तो मैक्सिमम हो जाएंगे, तो इधर नहीं, इधर वाला ऑप्शन नहीं लेते हैं। 7 पर्सन बोल रहा है तो इधर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बी एंड सी के बीच में बिटवीन बी एंड सी 7 पर्सनस, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। अब दिक्कत ये है कि हम अहेड किसको बोल रहे हैं, तो 2 कंडीशन लेना पड़ेगा हमको। एक केस 1 ले लेते हैं एंड केस 2 ले लेते हैं। तो यही वाला डायग्राम बना लेते हैं। अब देख लेते हैं कि 11 पर्सन अहेड, अगर मैं इधर से स्टार्ट मार रही हूँ, है ना, तो 11 के अहेड इधर हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा अहेड और इधर होगा बैक, ठीक है। तो अगर इधर से स्टार्ट मारी हूँ और एक बार इधर से स्टार्ट मारूंगी, ठीक है, तो क्या है कि 11 पर्सन अहेड ऑफ बिटवीन बी एंड सी। इफ़ देर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के अहेड है 11 पर्सन, सी के 11 पर्सन, सी के लिए 11 है, 11 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए। तो सी के आगे 11 है बोल रहा है, तो इधर होंगे 11। अगर मैं स्टार्ट इधर से ले रही हूँ ना, तो सी के आगे 11 है एंड ए के पीछे 13 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 8, तो 8 इधर होंगे, है ना। अब दूसरा कंडीशन, जब मैं स्टार्ट इधर से ले रही हूँ, तो इस केस में क्या होगा, सी के अहेड 11 पर्सन है, तो सी के आगे क्या हो गया, सी के आगे देखूँ मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 11। अब ए के बिहाइंड 13 है, तो 1 2 3, ए के पीछे 1 2 3 और 10 इधर। अब देखते हैं मिनिमम जिसमें आ रहा होगा वही हम देख लेंगे, ठीक है। काउंट करते हैं अब कितने पर्सन हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 और 8 28, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो जाहिर सी बात है 22 ही होगा आंसर, 28 तो होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो 22 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब यहाँ पे आप ये ज़रूर सोच सकते हो कि यहाँ पर हमने ए एंड बी को ऐसा क्यों नहीं दिया, मतलब तो वही है ना, काउंट तो एक ही होगा, है ना। यहाँ पर हमको ये नहीं देखना कि कितने तरीके से अरेंज हो रहे हैं, हमको काउंट करना है। काउंट करेंगे, अब चाहे बी इधर हो, एक बार ही काउंट होगा ना। तो अभी ये काउंटिंग वाला चल रहा है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं है ये फॉर्मूला, आई मीन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ है, ओके ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। बस कैलकुलेट करना है। तो एक्स वीक में कितने होंगे, हाउ मैनी सेकेंड्स, टोटल कितने सेकेंड होंगे बोल रहा है एक्स वीक। तो एक्स वीक है तो एक वीक में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। फिर हर एक दिन में 24 आवर्स होंगे, फिर हर एक घंटे में 60 मिनट होंगे, फिर हर एक मिनट में 60 सेकेंड होंगे। तो चलो ये सेकेंड तक पहुंच गया। अगला क्या होगा, लास्ट में इसको ऐड करना है ना, क्योंकि फिर एक्स डेज होंगे, तो एक्स डेज है तो एक दिन में कितने 24 घंटे, फिर 60 मिनट 60 सेकेंड, फिर एक्स आर बोल रहा है तो 60 10 60, फिर प्लस फिर एक्स मिनट है तो एक मिनट में 60 सेकेंड, फिर एक्स सेकेंड। अब इन सबको ऐड कर देना है ना। तो इसमें सब में से एक्स तो कॉमन निकल जाएगा, है ना। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3600 फिर 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, फिर प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 3600 प्लस 3600 प्लस 60
+1, ठीक है। ये x बाहर निकला तो 1 आएगा। तो इससे क्या समझ आया कि लास्ट में 1 तो ऐड होगा ही होगा, है ना। तो पूरा 0 0 नहीं आएगा, लास्ट में 1 ऐड हुआ रहेगा और x तो आएगा ही क्योंकि x हमने कॉमन निकाला है। तो ऐसा वैल्यू जहाँ पर 1 लास्ट में हो, हाँ तो ये है, तो ये तो गया। अब देखो कि 11,581 आएगा या ये। अब इतना बड़ा बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसी में ही क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, यही आ जाएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQRST एंड U आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। R इज़ द स्पाउस ऑफ Q, R इज़ द स्पाउस ऑफ Q, U इज़ द मदर ऑफ T, U इज़ मदर ऑफ T, U मॉम है T की। एंड S इज़ द डॉटर ऑफ U, S इज़ डॉटर ऑफ U, S है वो डॉटर है, S इज़ डॉटर ऑफ U। फिर P इज़ डॉटर इज़ T, P की डॉटर T है, P कहाँ है, P इज़ डॉटर इज़ T, P इज़ डॉटर इज़ T, ये डॉटर है, P इज़ डॉटर इज़ T। फिर R सन इज़ P, R का सन P है, R का सन, R कहीं पर भी R है, हाँ चलो ये R है, R का सन है वो P है, तो मतलब P सन है इसका, ठीक है। R इज सन, एक सेकेंड हमने उल्टा कर दिया है, R इज सन ना, R इज सन, आर्स सन इज P, ठीक है। आर्स सन इज P, R का सन है वो कौन है, P है, मतलब P है वो सन है, तो इसको इधर पहले लेके आना पड़ेगा। बाकी पहले और ड्रॉ कर लेते हैं। देर आर 2 कपल्स इन दी फैमिली, ठीक है, बस इतना ही है। तो P सन इधर है और इधर ये मॉम है। अब ये इसकी भी डॉटर है, इसकी भी डॉटर है, तो फिर जाहिर सी बात है इन दोनों तो कपल ही होंगे, है ना। अब 2 कपल है बोला, हाँ तो 2 कपल अपने को मिल तो गया है। फिर क्या पूछ रहा है, क्यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ टी, हाँ तो बट हमको जेंडर कहाँ पता है, इसका जेंडर तो नहीं पता ना, इसका भी नहीं पता। इन दोनों स्पाउस है ये पता है, हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है नहीं पता चल रहा है अभी तक, तो नहीं पता अपने को, ये नहीं बोल सकते। देन क्यू इज़ ग्रैंड मदर ऑफ टी, अगेन जेंडर ही नहीं पता, कैसे बताएंगे। आर इज़ मदर ऑफ पी, आर इज़ मदर ऑफ पी, आर है वो मदर है, आर का भी जेंडर कहाँ पता है अपने को, नहीं पता है। टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये पता है कि टी है उसका जेंडर पता है ना अपने को, तो टी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ क्योंकि ये दोनों कपल है, इनके बेटा है और उसकी वाइफ है और इन दोनों की 2 बेटी है, तो ये इसकी क्या हो गए, ग्रैंड डॉटर हो गए। तो यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर द क्वेश्चन द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू, वही वैसा वाला ही क्वेश्चन है जैसा हम करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार इज़ द सिटी P फ्रॉम Q, P से सिटी Q कितनी दूरी पर है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि Q इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R, Q है वो 18 किलोमीटर है R से। अब कौन से डायरेक्शन में हमको नहीं पता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है। 18 किलोमीटर, अभी तो नहीं पता अपने को, है ना, क्यों इधर आ गया था। फिर बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1, तो इसके बेसिस पे मैं क्या बता सकती हूँ कि P एंड Q के बीच का डिस्टेंस क्या है। हमको तो Q एंड R का डिस्टेंस दिया ना, इसके बेसिस पे P एंड Q के बीच का डिस्टेंस कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता सकती क्योंकि क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट 1 में Q एंड R के बीच का डिस्टेंस दिया ना, तो इससे हम P Q का कैसे निकालें, P कहाँ है पता ही कहाँ है हमको, तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो नहीं है सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, P इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R, P एंड R के बीच का डिस्टेंस दिया है अपने को, हमको थोड़ी पता चलेगा कि P एंड Q के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। दोनों को कंबाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस 18 किलोमीटर है और P एंड R के बीच का डिस्टेंस है 43 P एंड R के बीच का डिस्टेंस। तो इसके बेसिस पे क्या बता सकती हूँ कि P एंड किसके बीच का, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अरे एक सेकेंड, P एंड Q नहीं दिया था यहाँ पे, Q एंड R है ये वाला।
जब हम कंबाइन करें स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे क्या था कि क्यू एंड आर के बीच का डिस्टेंस हमको पता है कि 18 किलोमीटर है ना। कौन सा डायरेक्शन में है नहीं पता है। पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस है 43, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये इधर हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है P 43 किलोमीटर, या फिर इधर भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे क्या मैं ये बता सकती हूँ कि P एंड Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर P इधर हो गया तब तो अलग ही डिस्टेंस आ जाएगा, इधर होगा तो अलग। तो नहीं बता सकती क्लियरली कि P एंड Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा दोनों को कंबाइन करने के बाद भी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक, अगला ये वाला क्वेश्चन मेरे को बड़ा मजा आता है। क्या बोल रहा है, ऑल पेन्स आर बुक्स, सारे पेन है वो बुक है। फिर नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन, दिस इज बुक ना, बुक ऐसे बस लिखते हैं। नो चेयर इज पेन, तो कहीं पर चेयर होगा, कोई भी चेयर है वो पेन नहीं है। फिर हमको कंक्लूड करना है कि क्या हो सकता है। ऑल चेयर्स आर बुक, सारे चेयर बुक है क्या, नहीं, इस वाले केस में तो नहीं हो रहा है। हाँ, एक और डायग्राम अगर मैं ऐसा बनाऊँ तो यहाँ पर ऐसे चेयर लिखो तो इन दोनों अभी भी कोई भी पेन चेयर नहीं है, हाँ, बट सारे चेयर तो यहाँ पे बुक हो गए, ठीक है। बट इस वाले कंडीशन में कहाँ सेटिस्फाई करें, सम चेयर्स, ये वाला ऑल चेयर्स आर बुक, ऑल चेयर्स आर बुक, कहाँ सारे चेयर बुक है, एक भी चेयर बुक नहीं है। तो ये सारे कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए तब जाके सही होता है, ठीक है। कंक्लूजन देन अरे ये वाला है यार, ठीक। फिर सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, कहाँ, इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है सम चेयर्स आर पेन, क्योंकि पेन एंड चेयर में तो कोई होना ही नहीं है ओवरलैप, तो ये भी नहीं होगा सही कंक्लूजन। देन थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, हमको नहीं पता, ऑल बुक्स आर चेयर नहीं हो सकता, दोनों में ही सही नहीं है। देन नो चेयर इज़ अ बुक, नो चेयर इज़ अ बुक, तो यहाँ पर तो चलो सही है, नो चेयर इज़ अ बुक, बट यहाँ पे तो कुछ चेयर है वो बुक है, तो अगेन ये इसको भी मैं कंक्लूड नहीं कर सकती, तो ये भी गया, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, ये वाला एकदम खाली फोकट का फ्री का नंबर लगता है मेरे को, एकदम इजी। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। अब कंक्लूड करना है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बोल रहा है कि सम साइंटिस्ट है वो डॉक्टर्स हैं, हाँ देखो वो वाला पूरा यस। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सारे इंजीनियर डॉक्टर है क्या, कहाँ, पूरे कहाँ है, नहीं है भाई, तो नहीं। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो सम इंजीनियर्स है वो डॉक्टर है, यस। तो फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन बस सही है, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 3 यही बस सही है, करेक्ट ढूंढना था, ठीक है। ये ज़रूर देख लेना कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछेगा तो कंक्लूजन 2 बस इनकरेक्ट है ना, इसलिए। फिर 8 स्टूडेंट्स ABCDEFG सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ये वाला ना जब भी ऐसे टेबल वाला क्वेश्चन देना है इसको ट्राई करना कि शुरू में तो सॉल्व नहीं करना, जब पूरा सॉल्व करके हो गया फिर लगे कि हाँ अब और कुछ सॉल्व करना चाहिए, टाइम बचा हुआ है, टाइम पास करना है, तब उठाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे वाला बहुत टाइम ले लेता है और ये इसके राइट, ये उसके लेफ्ट, ये इसके एडजेसेंट नहीं है, बहुत टाइम चला जाता है। उससे बेटर है कि इसको लास्ट में करो, अभी तो हमारे पास एकदम टाइम है, आराम से खाली फोकट बैठ के करेंगे। 8 स्टूडेंट्स हैं ABCD, तो 8 प्लेसेस होंगे, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फेसिंग टू द सेंटर, किस तरफ फेस करें ये बता दिया है, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करें। ऑफ द टेबल नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब पहले 8 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ओके। अब सारे कंडीशन को मीट करते हैं। B and D सेट नीदर एडजेसेंट टू C नॉर अपोजिट टू C, B and D ना तो वो C के एडजेसेंट में बैठ रहे हैं, मतलब C इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता B के, एंड अगर यहाँ पे D है तो उसके भी एडजेसेंट में भी नहीं आ सकता C, और अपोजिट में भी नहीं आ सकता है ये कौन, C B के, और ना ही D के अपोजिट में भी नहीं बैठ सकता, ठीक है, ये कंडीशन दे दिया। P and D set neither adjacent to C nor opposite to C. A sits in between E and D.
ई एंड डी के बीच में ए बैठ रहा है, ओके। और कौन है? एफ है, वो बैठ रहा है बिटवीन बी एंड एच। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो बिटवीन ही कहलाएगा। तो एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली करेक्ट है? अब यहाँ पर भी वही है कि एच इधर है या इधर है, वही किया जा सकता है। तो कहीं पर भी किसी को पहले बिठा देते हैं, ये ई ए डी को ही बिठा लेते हैं। चलो ई ए डी, अभी 2-3 डायग्राम इसमें पॉसिबल है ना, तो इधर भी एक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये भी, और एक और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ई ए डी ऐसा बिठा दिया हमने। और क्या था? अब डी इधर बैठ गया तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, ये पता है अपने को। अब डी इधर बैठ गया तो सी इधर भी नहीं आ सकता, ओके। तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता तो इधर बिठा देते हैं, किसको? बी को बिठा देते हैं। चलो, तो यहाँ पे अगर बी बैठेगा तो एफ एच ऐसा आ गया। बट इधर फिर हम सी नहीं बिठा पाएंगे ना, तो इधर भी नहीं, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा बी के। तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता। डी इधर बिठा लेंगे सी को, तो इधर अपोजिट हो जाएगा, तो इधर बी को नहीं बिठा सकते। तो ऐसे बिठाने के बाद पता चलता है कि नहीं बिठा सकते, तो बी को इधर बिठा लेते हैं। चलो ठीक है, इधर भी नहीं, डी के ही अपोजिट बिठा देते हैं, बी को इधर बिठा लेते हैं, ठीक है। फिर बट वो एडजेसेंट हो जाएगा फिर सी इधर, ये भी दिक्कत है। तो क्या करते हैं, एच को बिठा देते हैं इधर, है ना, एच एफ बी। अब यहाँ पे सी नहीं आ सकता, यहाँ तो आ सकता है ना सी। और कौन बचा फिर? तो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेना सारा कंडीशन मीट तो हुआ ना। ई ए डी, हाँ, फिर बी एफ एच, हाँ, और सी है वो ना तो डी के एडजेसेंट ना बी के एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट भी नहीं, हाँ, अपोजिट भी नहीं। तो एक ये कंडीशन है। अब इसके बेसिस पे एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, क्या देखते हैं। बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, बी है वो, क्योंकि एक भी कंडीशन में गलत हो गया। अभी तो हमने तीनों कंडीशन ड्रॉ भी नहीं किया, बट एक भी कंडीशन में गलत हुआ तो गलत ही है ना। तो एक कंडीशन से पहले मिला के देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, बी है वो ए एंड जी के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है? नहीं बैठा है। सी सिट्स अपोजिट टू जी, सी सिट्स अपोजिट टू जी, नहीं तो ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई सिट्स अपोजिट टू एफ, यस, ये वाला तो हो सकता है। नन ऑफ द अबो। अब अभी हमने मार्क क्यों नहीं किया ई सिट्स अपोजिट टू एफ? क्योंकि हमने सिर्फ एक कंडीशन में देखा कि ई है वो एफ के अपोजिट है, बट अभी हमको नहीं पता कि अगले कंडीशन में क्या पता वो इधर ना बैठे, तो नन ऑफ द अबो हो सकता आंसर, इसलिए, ठीक है। तो अभी क्यों पॉसिबिलिटी और बाकी है? क्योंकि अभी हमने ऐसा बिठाला था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ये डी ऐसा था, अब डी ए ई करके बिठाते हैं। चलो डी ए ई यहाँ पर बैठ गया, ओके। अब यहाँ पर बिठा लेते हैं, चलो बी एफ एच। तो इसके यहाँ पर सी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर तो सी बैठ सकता है। और कौन बच गया? जी। तो फिर इस कंडीशन में देख लेते हैं बी के साइड में सी है क्या? नहीं, दोनों साइड नहीं है। डी के नहीं है, डी के अपोजिट में सी नहीं है, बी के अपोजिट में सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी के अपोजिट में तो जी है। अब देख लेते हैं कि क्या ई अपोजिट है एफ के, ई अपोजिट है क्या एफ के? ये इसके अपोजिट बैठा है, ये इसके अपोजिट, ई के अपोजिट तो यहाँ पे सी है। ये इसलिए मैं बोल रही थी कि चेक करना पड़ेगा अगले कंडीशन में भी। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन ऑलरेडी हट गए हैं, तो यही हो सकता है आंसर। अब एक और कंडीशन चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। 5 फ्रेंड्स है, पी क्यू एक्स वाई जेड परचेज सम नोटबुक्स, द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। जेड ने परचेज किया 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड। तो एक्स ने जितना भी परचेस किया उससे 8 ज़्यादा जेड ने परचेस किया है। फिर पी एंड क्यू ने टुगेदर परचेस किया है 21। क्यू ने परचेस किया है 5 नोटबुक्स लेस देन पी, ठीक। फिर एक्स एंड वाई ने 28। P purchased 5 notebooks more than X did, ठीक है। If each notebook is priced 40 rupees, then what is the total cost of all the notebook? सारे नोटबुक का टोटल कॉस्ट क्या है ये पूछ रहा है, ओके।
तो सबसे पहले टोटल नोटबुक काउंट तो कर लेते हैं। तो कहाँ पर पी क्यू, मतलब कि ऐसा इक्वेशन पहले ढूंढो जहाँ पर दो चीज़ें कॉमन होती है। यही स्टेटमेंट है जहाँ पर से निकल सकते हैं। क्यू का वैल्यू इधर रख देते हैं, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस 5 इज इक्वल टू 21। 2p माइनस 5 हो गया तो 21 प्लस 5 उधर गया 26, दो दो तीन 6। पी की वैल्यू आ गई 13। यहाँ पे रखते हैं 13 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8, है ना। 9 10 11 12 13, ठीक है। x की वैल्यू 8। फिर x की वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं 8, तो z की वैल्यू 16। और कोई बाकी है क्या? हाँ चलो, x की वैल्यू यहाँ पर भी रखते हैं, तो y की वैल्यू 20, ठीक है। और कुछ बाकी है क्या? पी क्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 13 है, माइनस 5, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 7 8, क्यू इज इक्वल टू 8। अब सबकी वैल्यू पता चल गई अपने को, पी क्यू आर एस, नहीं पी क्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सबको ऐड कर देते हैं, तो पी देन क्यू, फिर एक्स की वैल्यू 8, फिर वाई की वैल्यू 20, जेड की वैल्यू 16। 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 2 3 4 5 6 65 हो गया। एंड 40 रुपीज़ का एक एक, तो 4 4 20 6 4 24 25 26, 2600 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम 14:30 आवर्स एंड ड्रो टू अ विलेज, अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15, ठीक है। इस टाइम पे उसने स्टार्ट किया और वो जब पहुँचा विलेज में तो ये टाइम हो रहा था। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। ये 24 आवर का क्लॉक दिया हुआ है अपने को, है ना। मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 24 आवर के क्लॉक को पहले 12 आवर के क्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 13 14, मतलब 2:30 हो रहे थे होंगे, है ना। अब ये पीएम है या ये नहीं पता। देन ये वाला के क्या हो रहा होगा, तो 12 13 14 15, 3:15, है ना। तो कितना हो गया, नौ 8 9 10 11, ये तो 1 मिनट में आ जाएगा। 85 मिनट लगे उसका। फिर और क्या बताया आपने को, आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट, तो 25 मिनट जब रुकेगा तो 3:15 पे 25 मिनट ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 3 4, 3:40 को निकलेगा यहाँ से। ही ड्रो बैक बाई ए डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट, तो जो भी इस रूट का डिस्टेंस था, मान लेते हैं कि चलो डी था, उसका 1.5 टाइम्स है, ठीक है। लेंथ में डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग होम एट 16 आवर्स पे वो घर पहुंच रहे हैं। मतलब कि कितना, 12 13 14 15 16, 4 पे, तो इसको कितना टाइम लगा है, जस्ट 20 मिनट लगे उसको, एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट द होम विलेज क्लॉक इज। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी चला जाएगा, इसको छोड़ ही देते हैं। वैसे भी मैंने बताया था कि हम क्लॉक एंड कैलेंडर का एकदम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे उतना ही आता है। मैं सिंपल वाले ही बस जितना सॉल्व हो जाता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर मैं ये सॉल्व कर भी लूँ यहाँ पर, मैं एग्ज़ाम हॉल में उसको टच भी नहीं करने वाली हूँ, तो बेटर है कि करे ही ना। वैसे भी क्वेश्चन कैलेंडर एंड क्लॉक का 1 या 2 ही आता है, बनना होगा तो सबसे बनेगा, नहीं बनना होगा तो किसी से नहीं बनना होगा। और 1 मिनट से ज़्यादा लगता है तो ऐसे वाले क्वेश्चन को तो टच ही नहीं करने हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाता है, अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स। तो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज़ अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ द पेन्स रिसीव्ड बाई बी। तो बी को जितना भी मिला उसका, ओके, ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाई
बी, तो ऐसा है। ओके, देन 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, and 4 times that of D, and 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the minimum number of pens X should buy so that number of pens each one gets is an even number? तो what is the minimum number of pen कितना X को परचेस करना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके A B C D E F में, और वो इवन नंबर ही होना चाहिए, सब हर एक पर्सन को इवन नंबर के पेन ही मिलने चाहिए। तो पहली बात हमको तो एलसीएम निकालना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, बट 5 है तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, फिर 4 है तो 2 का और मल्टीप्लाई होगा, 3 तो है ही, 2 तो है ही, 1 तो है ही, तो 5 दूनी 10, तो एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है A B C D E F, ठीक है। इसके पास 1 2 3 4 5 6, 60 को अगर मैं इसको दूँ तो 60 डिवाइडेड बाई 6 10, फिर इसको कितने मिलेंगे 60 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12, इसको 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, अच्छे 4 5 6 20, 60 डिवाइडेड बाई 3 3 6, 30, इसको 60, सब इवन है क्या, नहीं ये तो ऑड आ गया और ये भी ऑड आ गया, तो अब इसको इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 से। अब 2 से जो भी मल्टीप्लाई होता है, 2 से चाहे ऑड का मल्टीप्लाई करो इवन का मल्टीप्लाई करो इवन ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 120 60। अब मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और भी तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी तो इवन आ जाएगा, बट हमको मिनिमम निकालना ना, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऑड का ऑड ही रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास 2 ही बचता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन ये 40 30 एंड 24, ये 20, अब सारे इवन हैं, अब बस ऐड कर लेना है, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ पेन्स पूछा था ना कि परचेस कितने करने पड़ेंगे, ऐसे ही काउंट कर लेते हैं। 120, ये 60 40 100 से 220 220 और 30 250 50 60 70 270 280 90 94 294, ये आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 persons A B C D E and F आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो इस बार सर्कुलर टेबल को ऐसे वाले में पूछा है, ठीक है। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ए के, ये राइट हो गया, दिस इज लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है ये पता लगाना है। अब मैं क्या स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे पता लगा सकती हूँ, अगर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। B is sitting opposite to C and D is sitting opposite to E. B is sitting opposite to C, तो अपोजिट तो ऐसे ही होगा ना, हाँ, और D is sitting opposite to E, कहीं पर भी बिठा दो। क्या इसके बेसिस पे बता सकती हूँ कि A के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो A कहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, A B C D E F, ठीक है। अब ये D एंड E तो ऐसे भी आ सकते हैं ना, कि E इधर आया तो D इधर होगा, ये B इधर है तो C इधर भी हो सकता है। तो A के लेफ्ट में कौन बैठा है, अगर ये सेंटर की तरफ मुँह किया हुआ है तो ये राइट, इसका इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर, तो E भी हो सकता है, D भी हो सकता है, तो नहीं बता सकती मैं तो कि एग्जैक्टली एक ही आंसर बताना है अपने को कि हाँ लेफ्ट में ये पर्सन बैठा है, बट यहाँ पर तो नहीं है क्लियर, है ना। यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पे बैठ सकता है, इवन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, तो यहाँ पर मैंने बी को यह ऐसे ही रैंडमली बिठा दिया था, यहाँ पर डी भी आ सकता था, है ना, डी वाला पेयर इधर भी आ सकता था, तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देख लेते हैं, तो एक सेकेंड, 2 3 4 5 6, क्या बोला है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी को कहीं पे बिठा देते हैं। अब ये बी सेंटर की तरफ मुँह किया हुआ है, तो इसका राइट इधर लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी में बैठा है एफ, तो इसके बेसिस पे क्या मैं बता सकती हूँ कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है। अभी तो पूरा प्लेसेस खाली है, मैं ए को यहाँ बिठा सकती हूँ, यहाँ बिठा सकती हूँ, तब तो कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, तो नहीं, स्टेटमेंट 2 एल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो अब करके देखते हैं, चलो दोनों को कंबाइन करने के बाद 2 3 4 5 6,
तो बी को यहाँ पे बिठाया इसको सेंटर की तरफ और ये इसके लेफ्ट में ये बी जहाँ पर भी बैठा है उसके अपोजिट में क्या होगा, सी ही होना होगा। दोनों को कंबाइन किया ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को, तो बी के अपोजिट में सी बोला था अपने को। अब डी कहाँ पे बैठ सकता है, अपोजिट वाला सिर्फ यही प्लेस खाली है, तो डी इधर भी आ सकता है या तो इधर, बट अगर डी इधर आए तो ई इधर आएगा, ई इधर है तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ए बस बचा। अब ए के इमीडिएट लेफ्ट क्या पूछा है, लेफ्ट ना, तो दिस इज़ राइट दिस इज़ लेफ्ट। अगेन डी एंड ई में से कुछ भी हो सकता है, नहीं पता अपने को, अभी भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 2 नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा। मनीषा का एज बताना है अपने को, क्या है एज, एग्जैक्ट सिंगल नंबर में बताना होगा, आई मीन सिंगल नंबर मतलब एक एज बताना है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे आंसर कर सकती हूँ। मनीषा इज़ 24 ईयर यंगर देन हर मदर। मनीषा है वो 24 ईयर यंगर है देन हर मदर। तो अब मनीषा का एज बता सकते क्या, मदर के एज का नहीं पता अपने को, तो कैसे बताऊँ, नहीं बता सकती स्टेटमेंट 1 अलोन से। देन 5 ईयर्स लेटर, अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स लेटर, तो ये प्रेजेंट एज है, इसके 5 साल बाद। द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी रेशियो ऑफ 3:5। तो मनीषा एंड उसकी मॉम का एज क्या है, एज का रेशियो 3/5 होगा। तो मनीषा का एज बताओ, मनीषा का एज कैसे बताओ भाई, नहीं बता सकती, कैसे पता चलेगा, ये तो रेशियो में है, तो रेशियो से नंबर में कैसे लाऊँ, नहीं बता सकती। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। दोनों को कंबाइन करूँ तो, अब कंबाइन करते हैं। 5 ईयर्स लेटर है इस ये एज, तो ये मनीषा के एज में भी +5 हो गया था होगा, मॉम के एज में भी +5, ये रेशियो दिया हुआ है 3/5। और हमको एक और स्टेटमेंट पता है, m = मनीषा +24, है ना। दो इक्वेशन दो अननोन, क्योंकि ये इक्वेशन बन जाएगा ना। अब मेरे को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि दो इक्वेशन से दो अननोन निकल सकता है। तो मनीषा का एज एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो आंसर किया जा सकता है जब दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 को यूज़ करने के बाद मैं आंसर कर सकती हूँ क्वेश्चन को। बट मैं यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते नहीं बैठूँगी कि मनीषा का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। भले अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता जहाँ पर हमको एग्जैक्ट 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से चूज़ करना रहता, तब मैं कैलकुलेट करती, बट यहाँ पर मुझे पता है कि एज क्या निकलेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, है ना। फिर अब ये सारे कैसे पता चलते हैं, ये सॉल्व कर करके ही पता चलता है कि किस क्वेश्चन को कहाँ तक का सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर पता चल रहा है करके, है ना। प्रैक्टिस से ही आएगा। ये तो मुझे क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है कि हाँ अब यहीं तक ही सॉल्व होगा। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं जिनमें ऐसा होता था, तो इसलिए पता चल जाता है ना। तो प्रैक्टिस कर करके ही आएगा और वो इनबिल्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। 6 लेक्चर्स है ABCDENF, each of 1 hour duration are scheduled between 8 to 2 PM, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लेक्चर है 1 घंटे का, each of 1 hour, ओके। और 8 से 2, तो 8 से 2 इसको थोड़ा क्लीन अप करता है, तो 8 से 9 एक क्लास होगा, है ना। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 1 2 3 4 5 6, 6 लेक्चर हो रहे हैं। फिर बोल रहा है कि विच लेक्चर इज़ इन द थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर है, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इस पे कौन सा लेक्चर हो रहा है ये पता लगाना अपने को, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि F इज़ प्रिसीडेड बाई A एंड फॉलोड बाई C, F इज़ प्रिसीडेड बाई A एंड फॉलोड बाई C, ठीक है। अगर ऐसे वाला समझ नहीं आता प्रिसीडेड फॉलोड, तो इसी का ही जब साइड में ऐसा हिंदी का भी दिया रहता है ना, तो वहाँ पर से पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा, ईजिली समझ आ जाता है उधर से। तो ऐसा हो रहा है क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो अब AFC तो कहीं भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कुछ नहीं बताया अपने को, ये बस बताया कि AFC में ऑर्डर किया, बट ए पहला लेक्चर था दूसरा था नहीं पता ना, तो इसके बेसिस पे मैं ये कैसे बताऊँ कि थर्ड लेक्चर कौन सा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो नहीं है सफिशिएंट। देयर इज़ नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, तो लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि बी ही लास्ट लेक्चर हुआ होगा। पर क्या इसके बेसिस पे मैं ये बता सकती हूँ कि थर्ड लेक्चर क्या हुआ होगा, नहीं पता ना अपने को, सिर्फ एक ही कंडीशन दे दिया, इसके बेसिस पे बाकी सामने का क्या है कुछ नहीं पता। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। अब मैं अगर दोनों कंबाइन करूँ तो
दोनों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करने पे ये पता चला कि बी लास्ट लेक्चर है एंड AFC कहीं पर भी हो सकता है AFC वाले ऑर्डर में। तो AFC यहाँ हो सकता है AFC या फिर यहाँ हो सकता है ना, और 2 ही कंडीशन हो सकता है। बट थर्ड वाले लेक्चर पे तो 2 आ सकते हैं ना, A भी हो सकता है C भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो मैं डेफिनेटिवली सर्टेनिटी के साथ ये नहीं बता सकती कि लेक्चर A हो रहा है या लेक्चर C। तो आंसर नहीं कर पा रही हूँ मैं क्वेश्चन को कि थर्ड पीरियड पे कौन सा लेक्चर हो रहा है। तो दोनों को कंबाइन करने के बावजूद मैं इस कंक्लूजन पे नहीं आ पाई कि जो थर्ड लेक्चर हो रहा है, थर्ड पीरियड जो हो रहा है वो कौन सा लेक्चर है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इससे पहले तो पैसेज वाला है। ओके, सो ABC रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, सपोज X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। ठीक है, फॉर्म्ड बाई ABC विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के फॉर्म किया गया है। ABC कौन सा है? डिस्टिंक्ट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता तो 1 से लेकर अब सारे डिजिट्स हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक का, है ना। ओके, सपोज X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल, और X है वो क्या है? सम है उन सारे पॉसिबल 3 डिजिट नंबर का, फॉर्म्ड बाई ABC विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू लूँ? कोई भी 3 डिजिट का वैल्यू ले लेती हूँ। तो चलो, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर, ओके, सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट फॉर्म्ड बाई ABC विदाउट रिपीटेशन। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, करेक्ट चूज़ करना है। तो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू, अब लीस्ट वैल्यू चाहिए तो मेरे को मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मिनिमम कौन कौन सा हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। सब अलग अलग नंबर है। अब इसी का ही क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 1 3 हो। अब इसको पहले कर लेते हैं। 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। अब X इज द सम ऑफ ऑल दिस पॉसिबिलिटी ना। हाँ, तो लीस्ट कितना हो जाएगा ये देखना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हासिल ये 12 ही आएगा, फिर 13, फिर 1332। तो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू इज 1332, यस करेक्ट है। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू X इज 888, ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 987 रखूँगी तब आएगा। तो जब 1 2 3 को रखी तो इतना बड़ा वैल्यू आया, तो 987 का जितना भी पॉसिबिलिटी उसको सम करूँगी तो कहाँ से 888 आएगा? वो तो नंबर ही इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, है ना। देखते ही पता चल गया कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू ये थोड़ी होगी, वो तो 4 डिजिट का कुछ वैल्यू आएगा, वो भी ज़्यादा होगा काफ़ी। तो 1 ओनली इज़ करेक्ट आंसर, है ना। अगला, देर इज़ अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन, 3 डिजिट का पिन है। पिन कंटेंट्स इन डिजिट्स 1 to 7। ठीक है, देर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, 1 to 7 डिजिट है। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कैसा है? दिस इज़ राइट, दिस इज लेफ्ट। तो क्या बोला गया है कि जो भी डिजिट्स है पिन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2, कोई भी 2 डिजिट है वो 2 से तो डिफर कर ही रहा है। ठीक है, एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2, हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स किए जा सकते हैं डज वन नीड टू फाइंड द पिन विथ सर्टेनिटी। एकदम सर्टेनिटी के साथ हमको सही पिन मिल गया, ये कैसे कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना टर्म लगेंगे, ये बोल रहा है। कौन कौन से नंबर चूज़ कर सकते हैं? 1 to 7 ही बस। ठीक है, और डिफ़र करना चाहिए ये, और लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो डिक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ़्ट का सबसे बड़ा डिजिट 7 ही हो सकता है, इससे बड़ा तो नहीं ले सकते ना। 1 to 7 ही बोला। अब डिफ़र करना चाहिए 2 से, तो 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो 4 आ सकता है ना। मिनिमम 2 से तो डिफ़र करेगा ही करेगा। मैक्सिमम 3 4 ऐसा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 से डिफ़र करेगा ही। तो 2 कम करके ले लिया हमने, 2 भी नहीं, अभी तो हमने 3 कम कर दिया है, पहले 2 ही कम करके मिनिमम वाला ले लेते हैं। तो अब देखो 7 में से 5 गया तो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये 4 इधर लिखा तो 3 इधर, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर और क्या कर सकते हैं? ऐसे किया 5, फिर इसको बढ़ा देते हैं, चलो 4, ये 6 इधर, 3 तो 2, फिर 7 5 4 3 2 तो 1, ये हो गया 3। फिर चौथा तरीका अब इधर को करके देखते हैं। तो 7 6 को 5 को, तो 4 फिर 3, तो ये 2, फिर 5वां, जहाँ पर ये 7 6 5 4 3 2 1,
छठवां जहाँ पे 7 6 5 4 तो 3 2 1। अब इससे कम तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर सातवां तरीका जहाँ पर यहाँ पर 6 हो, 6 इधर हो गया तो इधर 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 6 5 4 3 2 1 6। अब इधर तो और नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो जाएगा, तो 5 4 3 2 1। और नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 4 3 कर देते हैं तो 2, बट ये डिफरेंस 2 का नहीं हो पाएगा, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। अब 10वां जहाँ पर 5 से स्टार्ट होगा तो 4 को हटाओ तो 3 2 1। अब और तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना ही हो पाएगा, है ना। फिर 11वां तरीका जहाँ पर 4 हो 3 2, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे तो अब 4 हो नहीं सकता, तो बस इतना ही पॉसिबिलिटी है। तो कितने तरीके हो गए, 10 अटेम्प्ट्स लगेंगे उसको मैक्सिमम, है ना, क्योंकि यही सारी पॉसिबिलिटी वाले नंबर हो सकते हैं। देन देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाउ मैनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ढंग से बनाती हूँ, ऐसा, दिस इज 90 डिग्री। Can be drawn using the points as the vertices and taking the diameter as one side of the triangle. Diameter देखो कितना diameter है, 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, 4 diameter है। कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं, तो पहले ये वाले डायमीटर को लेके देखती हूँ, है ना। यहाँ पर से कितने बन सकते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो एक डायमीटर पे ऊपर पे कितने बन सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 1, दिस विल बी 2 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है तो इधर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो ये तो है तीनों राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर बने, नीचे में भी वैसे ही 3 ठोक बनेंगे। तो एक डायगोनल पे कितने बने राइट एंगल ट्रायंगल, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 6। तो टोटल डायमीटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डायमीटर में कितने बनेंगे, 6 चौक 24। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। ये कोई piece of work कर रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं इनको, 30 days। in how many days can 12 men and 24 women can do the same piece of work। उसी piece of work को कितने दिन में करेंगे पूछ रहा। ओके कैसे निकालेंगे हम, नहीं निकाल सकते ना। मैन की इफिशियंसी कहाँ पता अपने को, वुमेन की इफिशियंसी कहाँ पता है अपने को। जब तक मैन एंड वुमेन की इफिशियंसी नहीं पता होगी तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ मैं, जैसे हम करते नहीं थे कि 2 अननोन कितने हैं कैसे निकालेंगे। तो कितने इक्वेशन है अपने पास, 2 अननोन कितने हैं, ये 1 अननोन, और ये वुमेन मैन की इफिशियंसी कितनी है नहीं पता, वुमेन की इफिशियंसी कितनी है नहीं पता। तो 1 2 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है, तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो डेटा इनएडिक्वेट है टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो कहते हैं चलो 1261 से डिवाइड। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता है ना कि अगर आपने कैंसिल आउट किया तो आपको साइड बाय साइड लिखते हुए चलना है, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको निकालने के लिए। तो किससे डिवाइड होगा ये, जो ना नहीं दिखते रहता कि किसी से डिवाइड होगा उसको, वो जनरली प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो एक बार प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं। 3 6 3 3 3 12 3 2 6, 3 से तो नहीं हो रहा है, 7 से करते हैं। 7 एकम 7 8 9 10 11 12 7 8 56, नहीं हो रहा है। 13 से डिवाइड करके देखते हैं। ये 1261 को ही पहले ब्रेक डाउन करते हैं यार, क्या से हो रहा है। तो तेरह 6 40 तो 52 फिर 65 78 7 91 63 104। थर्टीन से हो जाएगा डिवाइड 97 टाइम्स। अच्छा तो इसको 1261 की जगह 13 मल्टीप्लाई बाई 97 में लिख सकते हैं ना। तो
97 से ये क्रॉस हो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 97 लिखा इधर। तो 26 43 40 5 3 65 6 78 63 91, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। 63 91, तो इधर अब 91 लिखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं है, सब कैंसिल आउट हो गया। तो रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन ना क्या बोल रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर सीट लेंथ 20 सेंटीमीटर। कर ही लेते हैं इसको, ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। अरे ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है अपने को, कितना बोला, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू कट दिस सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट्स। 4 स्क्वायर सीट बना सकती हूँ मैं, बोल रहे हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर सीट, तो स्क्वायर सीट ही तो बनाने हैं ना, स्क्वायर सीट बनाने हैं अपने को। 4, क्या 4 स्क्वायर बना सकती हूँ, देखते हैं अगर इसको कैसे करूँ। एग्जैक्टली सिर्फ 4 ही, तो कैसे बनाया जाए। ये 8 है, तो इधर का भी 8 ले लेते हैं, है ना, एक स्क्वायर बन गया। एक और 8 ले लेते हैं, तो ये बन गया 8 8 16 17 18 19 20, 4 सेंटीमीटर बचा, और ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 4, हाँ, तो 1 2 3 4 बन गया ना स्क्वायर। ये 8 क्रॉस 8 का स्क्वायर बना है, ये 8 क्रॉस 8 का, ये 4 क्रॉस 4 का, ये 4 क्रॉस 4 का, तो एग्जैक्टली 4 बन गया ना स्क्वायर सीट। 4 ठोकी बना होता, तो ये तो पॉसिबल है, यस। फिर बोल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्रायंगुलर सीट्स ऑफ इक्वल एरिया। अब इसी को ही अपने को क्या करना है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, 10 ट्रायंगुलर सीट इक्वल एरिया। तो यहाँ पर तो स्क्वायर का एरिया अलग अलग कुछ नहीं बताया था हमको कि इक्वल एरिया का स्क्वायर बनाना है, बट यहाँ पे बोल दिया है कि जो आप ट्रायंगल बनाओगे सब इक्वल एरिया का होना चाहिए, वो भी 10 ट्रायंगल बना के दिखाओ बोला है। कैसे बनाएंगे, चलो 20 का डिवाइड करते हैं पहले। ये 8 है, तो 8 16 तो 24, नहीं ये तो ऐसे डिवाइड नहीं होगा। इसको एक काम करते हैं, पहले इसको 4 कर देते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 5 6 20, तो 5 ठोक इधर, 2 3 4 5, ये 4 4 का हो गया है ना। अब इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम एरिया का होगा, फिर वैसे ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ठोक। हाँ, तो हमको एग्जैक्टली 10 ही बनाना है, थोड़ी बोला था 10 ट्रायंगुलर सीट का इक्वल एरिया का बना सकते हैं कि नहीं बोला था। हाँ, तो बन तो गया, 10 ठोक तो बन ही गया, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल एरिया का तो बन गया। तो पॉसिबल है कि नहीं पूछ रहे हैं, 10 ट्रायंगुलर सीट बनाना इक्वल एरिया का, तो यस पॉसिबल तो है, तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ये वाला पेन यूज़ नहीं करती, ये वाला करती हूँ। बोल रहा है कि when 70% of a number x is added, 70% of a number x is added to another number y, then the sum becomes 165% of the value of y. Then when 60% of number x is added to another number z, then sum becomes 165% of the value of z. Which one of the following is correct? ये वाला कंपैरिजन वाला बहुत अच्छा लगता है मेरे को। देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, नहीं एलसीएम लेने का फायदा नहीं है, वाई को इधर भेज देते हैं। 70y 100x इधर जाएगा, तो ये वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, फिर ये 65 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, वाई 100 से 100 कैंसिल आउट, फिर क्या होगा 70x इज इक्वल्स टू 65y। क्या हुआ 70x इज इक्वल्स टू 65y। अब देखते हैं x एंड y में कौन बड़ा है। ठीक है, देखो x में मैं 70 का मल्टीप्लाई करी तब जाके वो y के इक्वल हो पाया, मतलब x में ज़्यादा का मल्टीप्लाई करी ना, मतलब x छोटा था होगा, y बड़ा था होगा, है ना। y पे तो सिर्फ मेरे को 65 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब भी वो
इक्वल हो गया 70x के, तो y है वो बड़ा है, तभी तो उसमें कम का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इधर तो पता चला गया कि y बड़ा है। इधर कैलकुलेट करते हैं तो z को अगेन सेम वही काम करेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये 65/100 z कैंसिल आउट, तो 60x 65z। अब देखो यहाँ पे 65 बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करी z में, तब जाके वो इक्वल हो पाया है, तो z पक्का से क्या होगा, छोटा था होगा, x बड़ा था, क्योंकि x बड़ा में छोटा मल्टीप्लाई करी तब जाके वो इजीली इक्वल हो गया। तो क्या पता चला, x इज़ ग्रेटर देन z और x से भी बड़ा कौन है, y है। तो ऐसा वाला रिलेशन किधर दिया हुआ है, जहाँ पे y सबसे बड़ा हो। y इधर तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, दिस इज y सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद x है, फिर z है। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट सिक्वेंस है। फिर ठीक है, 64 से नेक्स्ट में करते हैं, काफ़ी लंबा भी हो गया। अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं।